ठीक है, तो अभी हम हमारा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री है, जूम पर होता है और इसकी जो लिंक है, जूम क्लास की लिंक, वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाती है। और गूगल क्लासरूम का एक अलग सा वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो में उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यदि आपका कोई दोस्त है तो आप उसे बता सकते हो। तो अभी हम अन्वय स्टार्ट करेंगे। तो अन्वय के बारे में आपको क्या पता है? अभी हम ये जो क्लास है आज का, ये सिर्फ 10 क्लास है, 10 का ये। तो क्या आप बता सकते हो अन्वय के बारे में आपको क्या पता है? हेलो। सर श्लोक को हिंदी में इजी वे में सॉरी श्लोक को संस्कृत में इजीली एक्सप्लेन करने को कहते हैं वे। राइट। तो ओके, तो ये आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो अन्वय मतलब क्या होता है कि जो श्लोक होता है, श्लोक को ही हम सरल वाक्य में लिखते हैं। श्लोक का सरल वाक्य बनाना, सिंपल वाक्य बनाना होता है उसी शब्दों को लेकर। और यही दोनों में डिफरेंस है, अन्वय और भावार्थ में। और आपको एग्जाम में अन्वय भी आता है और भावार्थ भी आता है। तो आप या तो अन्वय करो या तो भावार्थ करो, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो, ठीक है। तो अन्वय में क्या होता है, वही शब्द हमें यूज करने हैं जो श्लोक में है, और उसी का एक सरल एक सेंटेंस वाक्य बनाना होता है। और भावार्थ में क्या होता है, श्लोक में जो शब्द होते हैं उन्हीं का ही मतलब सिंपल वर्ड यूज करके, और उसमें मतलब वो श्लोक क्या कहना चाहता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसे हम भावार्थ कहते हैं। तो अभी हम फिलहाल अन्वय के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने काफी सारे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो भी यहाँ एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसके ऊपर भी, ठीक है। तो परीक्षा में रिक्त स्थानानि पूरयति इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आपको जो अन्वय होता है वो कुछ मतलब आपको याद करना है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आपको अन्वय रहता है, ठीक है। तो श्लोक में अभी श्लोक में होता क्या है कि कर्ता कर्म क्रियापद आगे पीछे कहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो उसे बस एक सही सीक्वेंस में सही ऑर्डर में लगाना, अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, उसे अन्वय कहते हैं। और जब आप अन्वय की प्रैक्टिस करते हो तो अन्वय आपको याद नहीं करना है, सबसे पहले आपको श्लोक का मीनिंग समझ लेना है। यदि आपको श्लोक का मीनिंग पता है तो आप उसी तरह से अन्वय आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अन्वय है। तो यहाँ हमने कुछ श्लोक लिए हैं चैप्टर नंबर 7 से। और चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ श्लोक है, सौहार्दम प्रकृते शोभा। और उसके बाद और भी जो हमारे चैप्टर है, सुभाषितानि हो सकता है, या फिर अन्योक्तयः, एक जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे श्लोक है। तो उसकी भी हम बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर अभी फिलहाल हम इन अन्वय की प्रैक्टिस करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो ये श्लोक आपके सामने है और आपको इस तरह से अन्वय रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप, 4 ब्लैंक्स रहेंगे और उसके नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा आंसर कहा होगा? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। तो श्लोक का अन्वय करने से पहले श्लोक का मीनिंग यदि पता रहेगा तो अन्वय करना आसान होता है। तो क्या आप बता सकता है कोई, क्या होगा अन्वय या श्लोक का मीनिंग? सबसे पहले कोई श्लोक का मीनिंग बताएगा? यस? नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं आता है क्योंकि ये सब मैंने पढ़े नहीं है। ओके, ठीक है। तो मैं एक बार श्लोक का अर्थ बता देता हूँ और फिर आप मुझे बताइए कि उसका अन्वय किस तरह से होगा, ठीक है। तो यो न रक्षयति वित्रस्तान, यो मतलब जो, ओके, ये विसर्ग संधि है। तो जो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, किनकी रक्षा नहीं करता है? वित्रस्तान, डरे हुए व्यक्तियों की। और कैसे? पीड्यमानान परैहि, मतलब जिनको दूसरों ने परेशान किया है। परई मतलब दूसरे, या फिर शत्रु भी इसका मीनिंग होता है। जिनको मतलब दूसरों ने परेशान किया है, इन लोगों की जो रक्षा नहीं करता है, सदा हमेशा के लिए वो रक्षा नहीं करता है। जंतु इनकी रक्षा नहीं करता है, जंतु मतलब कोई एनिमल हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी प्राणी। वो जो इंसान है, जो ऐसा राजा है जो रक्षा नहीं करता, वो कैसे? पार्थिव रूपेण, मतलब वो एक इंसान के रूप में, ओके, हाथ पैर ऐसा जो एक जैसे हम पुतला कहेंगे, ऐसा जो इंसान है
उसके रूप में वो क्या है, सह कृतांत, वो यम है, यमराज है। आपको यमराज के बारे में पता ही होगा, राइट? न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा ही श्लोक का मीनिंग है। तो अभी बताइए फर्स्ट में क्या आएगा, कोई बता सकता है? यह डैश वित्रस्तान परैहि डैश विद्यमानान डैश न रक्षति सह डैश न संशयः। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए, कोई ट्राई करेगा? चेक करेंगे हम अपना अपना नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, बताइए फर्स्ट में क्या हो सकता है, मैं बाद में आंसर पार्थिव बताऊंगा। रूपेण। फर्स्ट में पार्थिव रूपेण, ओके। सेकंड में यह पार्थिव रूपेण वित्रस्तान परैहि, सेकंड में क्या आएगा? अपने अपना सदा। नॉलेज चेक कीजिए। सदा, सदा किया आपने, ओके ठीक है। थर्ड में क्या आएगा? विद्यमानान जंतुन न रक्षति सह, कृतान्तः न संशयः। ओके ठीक है। तो इस तरह से आपने किया है और बाकियों ने भी अपना अपना आंसर डिसाइड किया होगा कि कहाँ कौन सा रहेगा। चलो अभी हम अपना नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है आंसर, यह पार्थिव रूपेण, जो पार्थिव रूप से इंसान के रूप में, वित्रस्तान डरे हुए की। देखो अन्वय होता कैसे है, जिस तरह से हम श्लोक का मीनिंग करते जा रहे हैं उस तरह से उन शब्दों को हम रखते हैं, क्योंकि श्लोक में आगे पीछे सभी शब्द रहते हैं। तो हमने क्या किया, यह पार्थिव रूपेण वित्रस्तान, मतलब जो इंसानों के रूप में वित्रस्तान डरे हुए को, परई दूसरों के द्वारा हमेशा दुखी परेशान जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, सह वह कृतांत न संशय, वह यमराज है, इसमें कोई डाउट नहीं, न संशय। अभी ये हुआ एक अन्वय। दूसरा एक है यह, ये काफी आसान अन्वय जो सेकंड नंबर का है, जो दूसरों के द्वारा हमेशा डरे हुए परेशान प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव रूपेण इंसानों के रूप में कृतांत यमराज है, अस्ति अत्र, मतलब कृतांत अस्ति, यमराज है अत्र, यहाँ न संशय है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसा एक अन्वय हमने किया है, ऐसे दो अन्वय है। इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ बनाकर मैं हमारा जो, हाँ हमने गूगल ड्राइव बनाया है, आपको आपने देखा कभी हाल ही में? हाँ सर, मैंने देखा। यस सर। देखा ना आपने? तो उसमें मैं पीडीएफ में हमारे 10th क्लास की इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। जो जो मेरे पास आपको लिए जो भी रहेगा, आपको एग्जाम में जिसकी हेल्प होगी वो मैं डालते रहूंगा, अपलोड करते रहूंगा। और मैं सैंपल पेपर भी अपलोड करूंगा उसमें, तो आप वो गूगल ड्राइव, ओके, उसकी लिंक वहाँ है गूगल क्लासरूम में, ठीक है। आप जब भी कभी भी देखते, वीक में एक बार आप देखते जाइए कि कुछ नया अपडेट हुआ या नहीं। वैसे मैं मैसेज भी करते जाऊंगा, जिससे आपको थोड़ी पता भी चलेगा कि हाँ चलो नया कुछ आ चुका है। चलिए नेक्स्ट श्लोक, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो हो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। आपको श्लोक दिख रहा है ना? नहीं सर, आपने स्लाइड नहीं चेंज किया है। तो मुझे बताइए यार, ठीक है, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, अन्वय अन्वय अन्वय, ठीक है अभी दिख रही कुछ सेकंड। नहीं नो सर। सर। अरे मैं वापस शेयर करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसा बताते जाइए कुछ जो भी कुछ है, क्योंकि सब आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए। हाँ यस, सर, यस सर, अभी दिख रहा है। ओके। यस। तो काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो हो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिका पिका। ओके, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। ओके, को भेद पिक काकयो, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा उसका कहने का मतलब है। वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आता है तब काक काक, जब तब कौवा कौवा रह जाता है और कोयल कोयल रह जाती है, या रह जाता है, यहाँ पिकह पुल्लिंग है तो रह जाता है, तो पिकह पिकह रह जाता है। तो वसंत ऋतु में कोयल गाती है, आपको पता ही होगा। अभी मुझे लगता है मार्च के और अप्रैल के बीच में वसंत ऋतु रहता है, जब बहुत धूप होती है उस समय। तो वसंत ऋतु जब शुरू होता है तब कोयल गाती है। आपको मार्च के बाद, मतलब 15 मार्च या मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी। यदि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ है या जंगल है तो कोयल की आवाज सुनाई देगी। और कौवा हमेशा काव काव ही करते रहता है, तो तभी पता चलता है कि ये कोयल है और एक कौवा है, क्योंकि दोनों दिखने में सेम है। ऐसा इस श्लोक का मीनिंग है। तो चलिए अभी अपना अपना नॉलेज चेक करते हैं। काका कृष्ण क्या होगा?
फर्स्ट में पिकः 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 कृष्ण, ओके। कौवा काला है और पिकः कृष्ण, और कोयल भी काली है। को सेकंड में भे भेदः वेद, को वेद पिक काकयो, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी देखिए, बहुत बार ऐसे होता है, बच्चों को ऐसे लगता है कि अन्वय करना मतलब शब्दों को आगे पीछे करना ही है क्या, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, मीनिंग यदि सही है। अभी देखिए श्लोक में क्या है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, मतलब अन्वय और श्लोक हमारा सेम आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मीनिंग सही है ना, मीनिंग सही ढंग से चल रहा है ना, तो हमें जानबूझकर जबरदस्ती से शब्दों को आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है ना? तो बहुत बार ऐसे होता है, बच्चे उन्हें लगता है कि अन्वय मतलब हमेशा शब्दों को आगे पीछे ही करना है, मगर ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पिका का कहो, थर्ड में क्या आएगा? वसंत समय वसंत वसंत समय प्राप्ते काकः, काकः लास्ट में जो है काकः काकः पिका। चलो चेक करते हैं आंसर सही है नहीं, ठीक है देख लेते हैं। ओके, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक, एकदम राइट, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट श्लोक है थर्ड नंबर का, तो उस पर देखते चलिए। अभी थर्ड का करते हैं। यदि न स्यान् नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। और जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आप अन्वय याद मत करो, क्योंकि अभी मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह दी है। यदि दूसरा टीचर अन्वय बनाएगा तो यदि को ऑप्शन में रख सकता है, या तो सम्यक नेता को ऑप्शन में रख सकता है, या अलग अलग, या फिर उसे यदि थोड़ा अलग मीनिंग है तो उसमें थोड़ा बहुत अन्वय अलग रह सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मीनिंग करता है श्लोक का, उस तरह से उसका अन्वय होता है। बस वो मीनिंग सही चाहिए, मीनिंग में गड़बड़ नहीं चाहिए। तो मेरे अन्वय में यदि आप कोई किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अन्वय कभी याद नहीं करना है, श्लोक का मीनिंग समझ के रखना है, तभी आपका जो है मार्क आपको अच्छे मिलेंगे और आपको अन्वय फिल करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप याद करके जाओगे एग्जाम के लिए तो आप गड़बड़ा जाओगे, अरे मैंने तो वैसा याद किया था और अभी एग्जाम में तो ऐसे आया है। इसलिए थोड़ा सा मीनिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। ये अभी श्लोक का मीनिंग क्या है, इसलिए मैं पहले मीनिंग बता रहा हूँ। यदि न स्यात् नरपति ही, यदि स्यात्, स्यात् मतलब चाहिए, ऐसा शब्द से मतलब है। तो यदि, यदि मतलब यदि, इफ न स्यात् नरपति सम्यक नेता, यदि नरपति मतलब राजा और सम्यक नेता मतलब अच्छा लीडर, यदि अच्छा लीडर राजा नहीं रहेगा, ततः उससे क्या होता है, तथा मतलब उससे प्रजा, प्रजा का विनाश हो जाता है। प्रजा मतलब उसके जो लोग हैं उसका विनाश होता है, या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहे कि अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। अकर्णधारा मतलब कैप्टन नहीं है, ऐसी नौका, नौहु मतलब नौका, ठीक है, नौहु मतलब नौका। तो ऐसी नौका की जिसे कैप्टन नहीं है, तो क्या होती है, जलधौ, वो समुद्र में, विप्लवेत, विप्लवेत मतलब डूब जाती है। कौन सी नौका डूब जाती है? जिसे चलाने वाला कैप्टन नहीं है, वो नौका डूब जाती है। उसी तरह से जिन प्रजा का जो लीडर है यदि अच्छा नहीं है तो प्रजा भी डूब जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। ऐसा इस श्लोक का मीनिंग है। चलिए अभी अन्वय करते। यदि सम्यक अकर्णधारा मतलब कान तक ना, सॉरी, अकर्णधारा मतलब कान तक का पानी ऐसे। नहीं नहीं, अकर्णधारा मतलब जिसे कैप्टन न होना, जो जैसे गाड़ी चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं, राइट। यस हाँ, उस तरह से जो जहाज चलाता है, नौका, बोट, बोट चलाने वाले को हम क्या कहेंगे, कर्णधार। और मतलब नहीं, मतलब मतलब सिंपल क्या है कि ड्राइवर नहीं है। जो ओके जहाज चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है तो जहाज कहीं भी जाएगा ना, डूब जाएगी, यस समुद्र सर में कहीं खो जाएगी, डूब जाएगी। हम्म, ओके चलिए, हाँ बताइए फिर अभी फर्स्ट में क्या आ सकता है, यदि सम्यक नेता नरपति ही। नरपति नरपति। देखो नरपति मीनिंग भी उसी तरह से हम करने जा रहे हैं, करते ही जाएंगे। यदि सम्यक नेता अच्छा लीडर, सम्यक नेता मतलब अच्छा लीडर, यदि अच्छा लीडर नरपति राजा न स्यात्, यदि नहीं है, ततः उससे क्या होता है, प्रजा। प्रजा, उससे प्रजा अकर्णधारा,
थर्ड जलधौ में क्या होगा? जलधौ। जलधौ। नौहु इव, नौका की तरह, नौका, नौ मतलब नौका, बोट, बोट की तरह, इव, यह, यही, मतलब इस समुद्र में क्या होती है? विपल विप्लवित। वेत। विप्लवित विपल मतलब वेत। डूब जाना। विप्लवित। हमेशा ध्यान रखना है जब हम अन्वय करते हैं ना, तो जो एक्शन वर्ड होता है, क्रियापद होता है, वो हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, तो यदि कभी कभी मीनिंग यदि समझ में नहीं आता श्लोक का, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो क्रियापद है वो लास्ट में रहेगा, वो बीच में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस पूरा होने के बाद ही क्रियापद रहेगा। तो चलो अभी देखते हैं। ओके, तो इसका अन्वय देख लेते हैं। यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ। ओके, नहु इव विप्लवेत। ठीक है, और इसका जो दूसरा अन्वय जो यहाँ, मतलब दो अन्वय दिए हैं, क्योंकि मुझे दोनों अन्वय थोड़ा सा, ये जो सेकेंड अन्वय मुझे काफी सही लग रहा था, तो ये मैंने एक ऐड किया है। यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा नहुः इव जलधौ विप्लवेत। ठीक है, तो इस तरह से इसके दो अन्वय है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए रहता है अन्वय का, ठीक है, तो हमें सभी श्लोकों का अन्वय करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम ये जो चैप्टर इसका जितना हो सके उतना कवर करेंगे। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। वो जो बाकी पंछी है, मतलब ये कौवा कहता है कि ये जो उलुक है, उलुक मतलब औल, ठीक है, ये सबने आपने औल देखा ही होगा, उल्लू जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये कैसा है दिखने में? उसका स्वभाव बहुत ही भयानक है, रौद्रम, भयानक है, अति उग्रम, वो बहुत ही उग्र है। उग्र मतलब डरावना भी है, भयानक है, क्रूरम, बहुत क्रूर है, उसी से हम निर्दयी कह सकते हैं। अप्रियवादिनम, उसकी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं कि सुनने में कभी, मतलब डर लगता है, कोई अकेला उसकी आवाज सुनेगा तो डर लगता है, इसलिए अप्रियवादिनम, ऐसा ये आउल है। उल्लुकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे आउल को, ऐसे उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या सिद्धि होगी, क्या सक्सेस हासिल होगा, ऐसा इस श्लोक का मीनिंग है। चलो बताइए, फर्स्ट में क्या आएगा? स्वभाव रौद्रम, यस, अत्युग्रम। अत्युग्रम, क्रूरम। सेकंड में नृपति। अप्रियवादिनम। क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम। थर्ड में नृपतिम। नृपतिम, राइट, नृपतिम। और नेक्स्ट, लास्ट में ओके, सिद्धि भविष्यति। ठीक है, तो देख लेते एक बार सही है नहीं। ओके, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। ठीक है, इस तरह से अन्वय है। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब इस श्लोक में प्रीति मतलब प्यार, प्यार के लक्षण बताए गए हैं कि प्यार कैसे पहचानना है। तो उसके 6 लक्षण है, 6 चिन्ह होते हैं। वो कौन कौन से? ददाति प्रतिगृह्णाति, एक ददाति मतलब देना, प्रतिगृह्णाति में मतलब लेना। जैसे किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है तो दोनों में लेन देन होती है, मतलब ये इसे नोटबुक देता है, वो उसे नोटबुक देता है, मतलब हेल्प बढ़ती है, हेल्प। तो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति, यदि कुछ सीक्रेट है, गुह्यम मतलब सीक्रेट, तो हम अपने दोस्तों को ही बताएंगे, जिससे हम प्यार करते हैं उसे ही बताएंगे। आख्याति मतलब बताना, गुह्यम आख्याति। और पृच्छति, वो पूछते भी है, यदि कोई बहुत परेशान है हमारा दोस्त, जिससे हम काफी क्लोज फ्रेंड है, तो हम उसे पूछते हैं कि क्या बात है, और वो भी बताता है, सीक्रेट बताता है। भूंगते, साथ मिलकर खाते, भूंगते मतलब खाना। योजयते, कुछ प्लानिंग करना है, ठीक है, तो वो प्लानिंग भी करते, चाहे वो इस तरह से च और एव, च मतलब और, योजयते प्लानिंग करते, षड्विधम, ऐसे 6 प्रकार के प्यार के लक्षण है। ऐसा इस श्लोक का मीनिंग है। तो बताइए फर्स्ट में क्या आएगा? ददाति
प्रतिगृहणम प्रतिगृह्णाति, राइट, ओके। गुह्यम आख्याति, सेकंड में क्या आएगा? पृच्छति पृच्छति, राइट, ओके। भुंक्ते, और थर्ड में योजयति योजयते, च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। आपने नोटिस किया इस श्लोक में अन्वय नाम की कोई चीज है ही नहीं, ओके। तो पूरा श्लोक जैसा ही वैसा हमने अन्वय में डाल दिया है, देख रहे हो आप? ददाति, प्रतिगृह्णाति, नहीं थोड़ा सा चेंज किया है हमने, नहीं बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, बस हमने क्या किया है, संधि विच्छेद किया है। अन्वय में वो तो होता ही है, संधि विच्छेद तो रहता ही है, मगर बाकी लगभग पूरा सेम है। भुंक्ते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, मतलब पूरा श्लोक एक अन्वय बन गया। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से श्लोक में अन्वय है, कौन से श्लोक में अन्वय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अन्वय इसके आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। तो प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, श्लोक का मीनिंग है प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा के हित में, प्रजा के भले में ही राजा का भला है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, न आत्म प्रिय मतलब खुद के भले में, हितम राज्ञः राजा का हित नहीं, राजा का भला नहीं है। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा के ही हित में राजा का प्रिय है। इस तरह से श्लोक है। तो क्या होगा फर्स्ट में? राज्ञः, प्रजा सुखे वेरी गुड, प्रजा सुखे, राज्ञः प्रजा सुखे सुखम। सेकंड में प्रजानाम प्रजानाम च हिते हितम। देखो फर्स्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, नहीं तो बाकी लगभग सेम आ रहा है, प्रजानाम च हिते हितम। और थर्ड में न नहीं, ओके आपने न बताया, ठीक है। यहाँ आएगा राज्ञः, थर्ड में राज्ञ आएगा, और फिर आत्मा प्रियम न हितम, न हितम नहीं है, हित नहीं है, ऐसा उसका मतलब होता है। राजा का खुद के भले में, खुद के प्यार में, मतलब खुद के भले में हित नहीं होता है, ऐसा उसका मतलब है। प्रजा नाम तो हितम प्रियम भवति, प्रजा के ही हित में प्यारा होता है, मतलब अच्छा होता है। तो एक बार चेक कर लेते, राज्ञ प्रजा सुखे सुखम प्रजानाम च इति हितम राज्ञ आत्म प्रियम न हितम प्रजानाम तो हितम प्रजानाम तो हितम प्रियम भवति, ठीक है। उसके बाद है, ओके, मुझे लगता है आज हमारा ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। तो श्लोक का मीनिंग है कि अगाध जल संचारी मतलब गहरे पानियों में संचार करने वाली, तैरने वाली, न गर्वम याति, वो घमंडी, वो घमंड नहीं करता है। कौन घमंड नहीं करता है? रोहित, रोहित, रोहित नाम की एक मछली है, वो कभी भी घमंड नहीं करती है, मतलब वो बड़ी बड़ी मछली रहती है और वो गहरे पानी में तैरती है, फिर भी वो कभी घमंड नहीं करती। परंतु बट अंगुष्ठोदक मात्रे न, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे की तरह, अंगूठे की इतना ही पानी, अंगूठा कितना होता है? 4-5 इंच कहेंगे हम, 3 इंच 4 इंच ऐसा। तो उतने ही पानी में तैरने वाली अंगुष्ठ उदको मात्रे न शफरी, शफरी नाम की मछली क्या करती? फुरफुराए थे, घमंड करती है। आपने देखा होगा जो छोटे पानी में मछली होती है ना, वैसे उछल कूद करती रहती है, हमेशा ऊपर उछल कूद करती रहती है। तो कभी कहती कि वो घमंड कर रही है, मतलब वो हमें बता रही है कि देखो मैं कैसे तैर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही श्लोक का मीनिंग है। तो फर्स्ट में क्या होगा? अगाध जल संचारी रोहितः रोहित गर्वम न याति राइट, याति क्रियापद है, याति क्रियापद, याति मतलब जाना, ऐसा शब्द से मतलब होता है, ठीक है। तो देखो सेंटेंस कंप्लीट हुआ और याति आ गया, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगाध जल संचारी रोहित गर्वम न याति, ओके। शफरी अंगुष्ठ 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 ना, और लास्ट में देखो फुरफुराए थे। तो इस तरह से भी आप यदि
सोचोगे, कभी कभी मीनिंग नहीं समझ में आया तो यदि भूल जाते हो तो क्रियापद लास्ट में, तो फुरफुरायते क्रियापद है, तो फुरफुरायते लास्ट में आ जाएगा फोर्थ में। मतलब 2 सेंटेंस बन जाते हैं ना, तो 2 सेंटेंस के 2 क्रियापद यहाँ बना दिए हो। ठीक है, इस तरह से। अगाध जल संचारी रोहित गर्वम न याति शफरी अंगुष्ठोदक मात्रे न फुरफुरायते। यहाँ इसे डैश में डाल देता हूँ, दोनों के बीच में अंगुष्ठ प्लस उदक, बाद में उसमें संधि हो जाती है, अंगुष्ठोदक गुण संधि होती है। नेक्स्ट, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम, प्राणियों की हानि होती है, लॉस होता है, नुकसान होता है, कब? परस्पर विवादतः, जब वो आपस में झगड़ा करते हैं तब उनका लॉस होता है। अन्योन्य सहयोगेन, परंतु जब वो एक दूसरे को हेल्प करते, मदद करते, लाभ तेषां प्रजायते, तब उनका फायदा होता है, तब उनको कुछ, यदि दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। इस तरह से श्लोक का मीनिंग है। चलिए, अन्वय में क्या होगा? परस्पर विवादतः डैश प्राणिनाम प्राणिनाम परस्पर विवाद, आपस में झगड़ने से प्राणिनाम हानि, प्राणियों का लॉस। सेकंड में जायते जायते होता है, मतलब प्राणियों का लॉस होता है। अन्योन्य सहयोगेन सहयोगेन लाभः प्रजायते, एक दूसरे को मदद करने से उनको लाभ होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अन्वय है। ठीक है, परस्पर विवादतः प्राणिनाम हानि जायते अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। ठीक है, लास्ट श्लोक है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। मति वैभवशाली का ओके, दुष्कराणि अपि कर्माणि, कितने भी मुश्किल काम क्यों ना हो, दुष्कराणि मुश्किल, कर्माणि कर्म काम, कितने भी मुश्किल काम क्यों ना हो, मति वैभवशाली न, जो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही स्कॉलर है, वो क्या करते हैं? नीति और युक्ति का समालंब्य यूज करके लीलया एवं आसानी से, लीलया मतलब आसानी से, प्रकुर्वते उससे पार हो जाते हैं। मतलब जो स्मार्ट लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड, मतलब बहुत ही स्कॉलर होते हैं, वो क्या करते हैं? कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, उससे वो आसानी से उससे पार हो जाते हैं, उन मुश्किलों से वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो श्लोक है, एक कौन से चैप्टर का पता है आपको? विचित्र साक्षी, इस चैप्टर का श्लोक है। तो लगभग दोनों भी चैप्टर हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। तो मति वैभवशाली न डैश क्या आएगा फर्स्ट में? अपि मति वैभवशाली नहीं, यहाँ आएगा नीतिम, नीतिम युक्तिम, ये जो सेम है ना वैसे ही। ये हाँ, ये जो इस श्लोक का अन्वय काफी थोड़ा सा आगे पीछे, बहुत सारे शब्द। नीतिम, तो फर्स्ट में नीतिम आएगा, नीति और युक्ति, यहाँ युक्तिम शब्द रहेगा, नीतिम युक्तिम। और सेकंड में क्या आएगा? अपि अपि, नीतिम युक्तिम नहीं, अपि नहीं आएगा, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्तियों का यूज करके। देखो, जैसा हम मीनिंग कर रहे हैं ना, उसी तरह से उन शब्दों को हम जोड़ते जा रहे हैं। नीति और युक्ति को यूज करके दुष्करानि अपि, अपि मुश्किल भी कर्मानि, मुश्किल भी काम, लीलया लीलया सहज आसानी से, प्रकुर्वते, ओके, एवं प्रकुर्वते। तो इस तरह से ये चैप्टर 7 और 8 का अन्वय था। राइट, विचित्र साक्षी और सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो मुझे लगता है विचित्र साक्षी में एक ही श्लोक था जिसका हमने अन्वय कर दिया है। ठीक है, ये YouTube पर भी बाद में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां देख सकते हो। और यदि किसी अपने दोस्त को ज्वाइन होना है तो बताइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इसे ज्वाइन करें, इस क्लास को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है बताइए? अनुवाद सर चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन तो हमने कर लिया था, चित्र सर वर्णन करें। अनुवाद धन्यवाद।
पत्र लेखन 3 टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। सर एक है समास। पत्र, समास नहीं है ना समास। आपको, समास नहीं है आपको, ओके सर। और संधि? संधि भी नहीं है। आप 10th क्लास के ही हो ना? नहीं सर, मैं 7वीं का हूँ। 7वीं की आप? आज तो हम 10 का कर रहे थे। एक्चुअली सर मुझे समझना था कि जैसे हमारे इसमें भी सुभाषितानी और ये सब है और हमें करना था, तो कभी कभी सर थोड़ा सा एब्सेंट रहते हैं क्लास में, जो वो पढ़ाते नहीं कि कैसे अन्वय करना है, इसलिए मैंने वाली ओके क्लास ज्वाइन। ओके, तो समझ में आया आपको आज? हेलो, हाँ सर। आज आपको कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, मैंने मुझे सारा समझ में आ गया। ओके, कैसे अन्वय करते, ठीक है। हाँ, तो अन्वय के लिए मीनिंग ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करें बताइए? तो अन्वय तो हमने आज कर लिया, और एक क्लास लेंगे तो उसमें हम चैप्टर नंबर 6 और 9 का करेंगे अन्वय। मगर अभी देखो, एक तो पत्र में ज्यादा मार्क जाने वाले इस बार बच्चों के, पत्र है, अनुवाद है, और पत्र और अनुवाद और चित्र वर्णन तो आसान। एक बार यदि अनुवाद आपको आ जाता है, ट्रांसलेशन, तो आप चित्र वर्णन तो आसानी से कर सकते हो। तो यस बताइए मुझे कौन सा पत्र करे या फिर अनुवाद करे? अनुवाद। अनुवाद सर। सर, अनुवाद। अनुवाद करें, ठीक है, अनुवाद। ओके, अनुवाद करेंगे। कुछ पूछना है आपको? सर, नहीं ये जो सर। अनुवाद आएगा हमारे एग्जाम्स में, तो वो सॉरी, चैप्टर से ही आएगा या फिर किसी भी श्लोक का आ सकता है? अन्वय का क्वेश्चन था ना? नहीं, आपको सिर्फ चैप्टर से ही आएंगे। तो जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है 10th का, वो कौन सा है? 6 चैप्टर है सूक्त सुभाषितानी, राइट? सही कह रहा हूं यस। मैं? तो उसी से अन्वय आएगा, या तो फिर सौहार्दम प्रकृति शोभा से आएगा, या तो फिर विचित्र साक्षी, या तो फिर अन्योक्तयः। तो उसमें सौहार्दम प्रकृति शोभा और विचित्र साक्षी का हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो बाकी जो है, और आपको इसी में से आएगा, चैप्टर में से आएगा, ठीक है। बाहर से नहीं आता है अन्वय कभी भी। भावार्थ भी चैप्टर से ही आता है। ओके ओके, सर। और कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर, नो सर। भावार्थ। हाँ, बोलिए बोलिए, भावार्थ क्या पूछ रहे थे आप? भावार्थ में और अन्वय में मतलब कैसे डिफरेंस होता है? देखो, भावार्थ में क्या होता है, थोड़ी सिंपल भाषा में संस्कृत में ही होता है। मतलब देखिए, अभी ऐसे यहाँ देखो, दुष्कर ये जो श्लोक है ना, अभी यदि इसका भावार्थ करना है, तो जैसे यहाँ हमने क्या किया है, जो सेम वर्ड है, मति वैभवशालिनः, नीतिम युक्तिम समालंब्य, तो ये अन्वय में मतलब सेम वर्ड है। मगर संस्कृत में यदि भावार्थ करना है तो हम कैसे करेंगे? अस्य भाव अस्ति, ऐसे स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है। मतलब इस श्लोक का भाव है कि ये जनाः, मतलब ये शब्द इसमें नहीं है, ये जनाः चतुराः सन्ति, मतलब ऐसे उसके मतलब उसी श्लोक का संस्कृत में सरल सरल शब्दों का यूज करके भावार्थ होता है। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उसमें, भावार्थ में श्लोक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ओके सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में संडे को मिलेंगे, उसमें हम अनुवाद करते, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके, ठीक है फिर। और आपसे वो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर पा रहे हो आप? आपने ट्राई किया? हाँ सर, मैं डाउनलोड कर पा यस। रहा हूँ। ओके, ठीक है, हाँ हाँ। क्योंकि क्या हो रहा था, जब मैंने वो मटेरियल में अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों को एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने वो गूगल ड्राइव का एक अलग सा फोल्डर बना दिया फिर। ठीक है, फिर चलो रुकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए कुछ इम्प्रूव। लास्ट क्लास में जो थी वही आज है। यशोदीप है, सत्यम है, सम्यक है, ख्याति है, गर्वित, अर्पिता, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।